वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या है क्या, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैप्टर के का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी संख्या से मिलकर बना हुआ है? तो अगर मैं यहाँ पे वास्तविक संख्या फाइंड करूं, वास्तविक संख्या ये दो संख्याओं से मिलकर बना है। अगर मैं फर्स्ट संख्या की बात करूं तो फर्स्ट संख्या है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं वो हम बाद में डिस्कशन करते हैं, परिमेय संख्या है क्या, राइट। इसके बाद में परिमेय संख्या के अलावा इसमें परिमेय संख्या से इससे छोटा कौन सा संख्या होता है संख्या तो परिमेय संख्या के बाद में परिमेय संख्या से छोटा होता है पूर्णांक संख्या। फिर पूर्णांक संख्या से छोटा होता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या से छोटा होता है प्राकृतिक संख्या। तो परिमेय संख्या में इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं। कितने? पूर्ण, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब हम बात करते हैं कि दूसरी कौन सी संख्या है जिससे वास्तविक संख्या बनता है। तो दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या। दूसरी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों संख्याओं से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनता है। वास्तविक संख्या यानी जो हमें रियलाइज होता है, जिस नंबर को हम देख सकते हैं, राइट, उन सभी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं कि ये हाँ वास्तव में ये संख्याएं होती हैं। अब आता है कि ये पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या है क्या। तो इनके बारे में भी हमें जान लेना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज हम करने वाले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के। तो पहले मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या से, तो प्राकृतिक संख्या ये आपका है n, जिसे आप n से दर्शाते हो प्राकृतिक संख्या को। अगर मैं बात करूं कि n कहां से स्टार्ट होता है, कहां पर खत्म होता है, और आपसे पूछा जाए, मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप कहां से काउंट करना स्टार्ट करते हो? 1 से करना स्टार्ट करोगे, राइट। तो उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, राइट। 1 2 3। अब अगर मैं बोलूं कि लास्ट संख्या क्या है, सबसे बड़ी से संख्या कौन सी है, उसके बाद में कोई संख्या नहीं आती, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो हम इसे अनंत तक लिखेंगे। दूसरी संख्या की अगर मैं बात करूं तो दूसरी संख्या, चलो n, हमें प्राकृतिक संख्या को हमने n कह दिया। दूसरी संख्या आपको पूर्ण संख्या दिया गया, इसको हम w कहते हैं, राइट। w कहां से स्टार्ट होता है और कहां पर खत्म होता है। तो अगर मैं किसी नंबर को आपको बनाने के लिए बोलूं तो आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं नंबर का यूज करके आप बनाते हो। तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से हो रहा है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 डाल देते हैं तो वो आपका बन जाता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है आपका 0 से, और ये भी हमें पता नहीं कि कहां पे ये खत्म होता है, तो ये भी अनंत तक होगा। फिर इसके बाद में आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम i से भी लिखते हैं और z से भी लिखते हैं, क्योंकि i से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे इंटीजर कहा जाता है, और z इसलिए लिखते हैं क्योंकि ग्रीक में इसे जाहलेन कहा जाता है, और ये ग्रीक में ही इसका इन्वेंशन किया गया था, ये ग्रीक में ही इसकी खोज की गई थी, इसीलिए इसे i से भी लिखा जाता है और z से भी लिखा जाता है। अब आता है कि हम i और z को लिखेंगे कैसे। तो आप नंबर लाइन बनाते थे, संख्या रेखा,
राइट। संख्या रेखा अगर आप बनाते हो तो संख्या रेखा में आप 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में लेफ्ट में आप लेते थे 0 -1 -2 -2 -3 -4, इस तरह से नंबर। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। तो यहाँ पे मैं बात करूँ -1 -2, ये भी माइनस अनंत तक जाएगा। ये याद रखना है आपको कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं, कितने प्रकार की संख्याएं हैं, तो आप उन्हें बोलोगे 3 प्रकार की संख्याएं हैं। पहला कौन सा है कि 0 के अगर आप दाहिनी तरफ जाते हो तो जितने भी संख्याएं मिलती हैं उन सबको हम धनात्मक संख्या कहते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हो तो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे 0 को शून्य जिसे हम कहते हैं, शून्य को हम ना तो धनात्मक संख्या कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक संख्या कह सकते हैं। तो शून्य है, ये आपका अलग है दोनों से। इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होगी, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ जाते हो नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ में जाते हो नंबर का जो मान है वो कम होता जाता है। चलो, ये 3 संख्याएं हो गई जो परमेय संख्या से छोटी हैं। अब अगर मैं बात करूं परमेय संख्या की, तो परमेय संख्या हम किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या तो हम कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, कुछ इसके फॉर्मूले बनाएगी, कुछ ऐसा इसका फॉर्म बनाया गया, कुछ स्वरूप बनाया गया है। अगर उस स्वरूप में हमें कोई नंबर को हम लिख सकते हो तो उसे हम परमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैं परमेय संख्या की बात करूं तो यहाँ पे परमेय संख्या को हम Q से लिखते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्वोशंट कहते हैं। अब कौन से स्वरूप में होना चाहिए कोई नंबर, तो अगर मैं बात करूं परमेय संख्या की तो वो हमेशा P/Q, जिसे आप बट्टे के फॉर्म में कहते हो। किसी भी नंबर को अगर हम बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं तो उन सभी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन बट्टे के फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है कि P और Q ये दोनों Z में से ही होने चाहिए। इसका मतलब है पूर्णांक में से ही होने चाहिए, लेकिन पूर्णांक में होने के बावजूद भी ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि 1/0 या 2/0, ऐसी नीचे कोई किसी भी नंबर में 0 आता नहीं है, डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है, तो ये अनडिफाइन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है ऐसा हम दर्शा देते हैं, क्योंकि Z की अगर हम बात करें तो ये 0 भी है, राइट। तो इसे हम परमेय, जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q स्वरूप में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को हम परमेय संख्या कहते हैं। अब आता है कि अपरमेय संख्या किसे कहेंगे सर? तो अपरमेय संख्या सिंपल सा है कि जिसे हम इस स्वरूप में नहीं लिख सकते हो, बट्टे के स्वरूप में जिसे हम नहीं लिख सकते हो, उन सभी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहेंगे। तो इतना ही हमें नंबर के बारे में जानना है कि वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, परमेय और अपरमेय। पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं ये सभी परमेय से छोटी संख्याएं हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें परमेय संख्या हम किसे कहेंगे, तो जिस नंबर को हम P/Q स्वरूप में लिख सकते हो उन सभी को हम परमेय संख्या कहेंगे, जिनको हम नहीं लिख सकते हो उन्हें हम अपरमेय संख्या कहेंगे। चलो, अब हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? तो कोई भी अगर 2 पूर्णांक संख्याएं हमें दी गई हैं, मान लो कि A और B हमें 2 पूर्णांक संख्याएं दी गई हैं, जिसमें A बड़ा है और B छोटा है, तो अगर हम B से A को भाग करते हैं, अगर हम B से A को भाग करते हैं तो हमें कुछ भागफल मिलेगा और कुछ शेष मिलेगा। ऐसी हमें 2 संख्याएं मिलने वाली हैं, राइट। इसी को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग
इसका उपयोग हम करते हैं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जिसे आप मासा कहते हो, महत्तम समापवर्तक, राइट। तो यहाँ पर इस प्रमेयिका का थोड़ा इसे मॉडिफाई करके एक दूसरा बनाया गया है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, जिसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये किस तरह से मॉडिफाई किया गया, जैसे यहां पे आपको बोला जाए कि ए तथा बी का एचसीएफ ज्ञात करो। पहले तो मैं बता दूं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, इसका उपयोग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब अगर आपको कोई दो संख्याएं दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि इनका एचसीएफ ज्ञात करो, तो आप एचसीएफ ज्ञात कैसे करोगे? जैसे मैं यहाँ पे ले लूं ए और बी, इन दोनों का हमें बोल दिया जाए कि एचसीएफ ज्ञात करो, जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। अब मैं अगर ए को बी से भाग करूंगा तो मुझे कुछ नंबर मिलेगा, कुछ टाइम मैं टेबल पढ़ूंगा। मान लो कि मैं टेबल पढ़ता हूं Q1 टाइप, तो मुझे कुछ क्या मिलेगा? यहाँ पे कुछ शेष भी मिलेगा, जिसे मैं बोल देता हूं R1। और ये जो R1 की वैल्यू है वो B से छोटा है। ये याद रखना है कि जिससे हम भाग करते हैं शेषफल हमेशा उससे छोटा ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 0 नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन लिखा है, यहाँ पे कम है। अब मैं इस b को, जिससे हमने पहले भाग किया था, उस b को ले लूंगा और मैं R1 से इसे भाग करूंगा। अब अगर मान लो आपने R1 का टेबल पढ़ा है तो ये Q2 टाइम गया है, तो कुछ शेष आपको मिला है और इस शेष को हम मान लेते हैं R2, और जो यहां पे R2 है वो R1 से छोटा है। तो ये प्रोसेस आपको करते जाना है। ये प्रोसेस आपको तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो मान लो कि अगर मैं इसे सॉल्व करते जाता हूं तो मुझे तीसरे टर्म में अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, R1 को लूंगा और R2 से भाग करूंगा। मान लो कि Q3 टाइम गया और यहां पे मिल गया आपको शेष 0, तो R3 आपको 0 मिल गया। जब ये प्रोसेस करते जाओ आप कंटिन्यूअस, तब तक करते जाना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके ऊपर आपको देख लेना है इस R2 को, या अगर आप यहां पे नहीं देखते तो यहां पर जिससे आप भाग कर रहे हो, इसी को हम A और B का एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी आपका फाइंड हो जाएगा R2। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करना हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके कर सकते हो। तो ऐसे ही हम कुछ सम्स आज सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके उसे मॉडिफाई करके जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनाया गया है उसका उपयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज या प्रश्नावली 1.1। चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 और आपको क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। यहाँ पे देखो प्रश्न में आपको दे दिया गया है कि कौन से मेथड का उपयोग करना है आपको, तो कंपलसरी आपको इसी मेथड का उपयोग करना होगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम 6, 7 से बहुत सारे ऐसे मेथड पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसे रॉन्ग माना जाएगा। तो इसलिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसी मेथड का हम उपयोग करेंगे। तो आपको यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है 135 और 225। तो इसमें तो पहले हम एक काम करेंगे कि इसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखने पर हम तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो 135 हो गया छोटा और 225 हो गया बड़ा।
225 135 से बड़ा है। इसका मतलब है कि हमें 225 को 135 से भाग करना है। अब देखो, अगर किसी को डायरेक्ट आता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम आप डायरेक्ट उपयोग कर सकते हो। नहीं आता हो तो आपको करना क्या है, इसे आप 225 को 135 से भाग कर दो। 225 को 135 से भाग करो। अगर हम इसे 135 से भाग करते हैं तो 135 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 135 आएगा, और इसे जब हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा, माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल गया 0 और यहाँ पे मिल गया 9। अब देखो आपको करना क्या है, अब 90 से आप 135 को भाग करोगे। 90 से आप 135 को अगर भाग करते हो तो क्या आएगा, तो 90 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और इसे हम माइनस करेंगे। अगर आप इसे माइनस करते हो तो कितना आता है, तो ये आ जाएगा 45। अब हम 45 को 45 से 90 को भाग करेंगे। जब हम इसे 45 को 90 से भाग करेंगे तो हमें डायरेक्ट 2 बार में मिल जाएगा 90, और ये आंसर आ गया आपका शेषफल 0। अब शेषफल 0 आ गया तो उसके आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसे लिखना कैसे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके। तो आपको इसे लिखना ऐसा है कि आप जो सबसे बड़ी संख्या है पहले यहाँ पे ले लो 225, 135 से आपने भाग किया इसे, 135 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, एक बार, तब जाके आपको मिला 90 शेष। फिर आप 135 को भाग कर रहे हो किससे, 90 से। 90 का पहाड़ा आपने एक बार पढ़ा तो आपको शेषफल क्या मिला, 45। अब हम 90 को भाग कर रहे हैं किससे, 45 से। 45 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार, तो मिला आपको क्या, यहाँ पे 0 मिल गया, तो एक बार हम 0 लिख देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 0 के ऊपर वाला नंबर, या फिर आपको नहीं पता चले तो जिससे आपने भाग किया है वो नंबर ले लो, इन दोनों में से किसी को भी आप लोगे तो चलेगा। तो ये अगर आप निकालते हो एचसीएफ तो आपका एचसीएफ मिल जाएगा 135 और 225 का 45। आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालो। तो यहाँ पर भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट ही 38,220 ये आपका 196 से बड़ा है, तो 38,220 को हम 196 से भाग कर देंगे। अगर आप 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ोगे तो डायरेक्ट ही आपको मिल जाएगा 38,220, यानी शेषफल आपको मिल जाएगा 0। अब आपने किससे भाग किया है, 196 से। इसका मतलब है कि इन दोनों का एचसीएफ 196 और 38,220 का ये आपको मिल गया है 196। इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और 255। तो यहां पे हमें पता है कि 867 जो है वो बड़ा है और 255 छोटा है। तो हम यहाँ पे 867 को 255 से भाग करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको भाग की रीति से पहले समझाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे भाग कर देता हूं
867 को 255 से, तो कितनी बार आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा? तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा 3 बार। आपको टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा 765। तो ये 765 हम ले लेते हैं और इसे माइनस कर दो। अगर आप इसे माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा 102, 102। अब हम 255 को भाग करेंगे 102 से। तो 102 से अगर आप भाग करते हो 255 को, तो ये कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 204। तो आपको यहां पे मिल गया 1 और 5। अब अगर आप 51 से, अगर आप 51 से 102 को भाग करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 बार में 102। तो ये आपका हो गया 0 0। अब जैसे आपने वहां पे भाग किया उसी तरह से इसको हमें एक लाइन में लिखना है। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं यहाँ पे, तो ये आपको दिया गया है 867 बराबर 255 से हमने भाग किया, 3 बार पहाड़ा पड़ा, तब हमें मिला 102 शेष। इसी तरह हमने 255 को 102 से भाग किया, 2 बार टेबल पढ़ा, तब हमें शेष मिला 51। फिर हमने 102 को 51 से भाग किया और 2 बार टेबल पढ़ा, तो हमें शेष मिल गया 0। अगर आपको शेष 0 मिल गया है तो 0 के ऊपर वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF 867 और 255, इनका होगा 51। तो आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि 2 नंबर हमें दिया गया होता है और उसका HCF ज्ञात करना होता है यूक्लिड्स प्रमेयिका का उपयोग करके। लेकिन अगर आपको बोला गया हो कि यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके कोई 3 नंबर्स दे दिया जाए, उसका HCF आप कैसे ज्ञात करोगे? उसके लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि 2 नंबर हमने सीखा है लेकिन 3 नंबर दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 3 नंबर्स का दिया नहीं गया है। चलो हम निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले इसमें तीनों संख्याओं में से कोई भी 2 नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं 2 नंबर इसमें से सिलेक्ट कर लेता हूं। पहला नंबर ले लेता हूं 1305 और दूसरा नंबर ले लेता हूं 1365। तो इसमें से 1365 बड़ा है और 1305 छोटा है, इसलिए मैं 1365 को 1305 से भाग कर दूंगा। तो 1305 से अगर मैं भाग करता हूं तो इसका टेबल में एक बार पढ़ूंगा तब आएगा 1305। अब इसे माइनस कर देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 और यहाँ पे 0 आएगा, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं 1305 को 60 से भाग करूंगा। 1305 को 60 से भाग करो तो 60 का टेबल अगर मैं 21 बार पढ़ूं तब जाके मुझे मिलेगा 1260 और इसे मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस हो गया, 5 में से 0 गया तो 5, 10 में से 6 गया तो 4 और ये 0 0 हो जाएगा, राइट। चलो इसे हम ले लेते हैं, 45 आ गया। अब आपको 60 को भाग करना है किससे? 45 से। तो 45 एकम 45, माइनस करो, माइनस करने पर आपको क्या मिलेगा? 15। अब आपको करना क्या है? 15 से 45 को भाग करो। तो 15 या 45, तो ये आपको मिल गया 0 0। अब आप जो भी वहां पे डिवाइड कर रहे हो उसी को आपको एक लाइन के स्वरूप में लिखना है। तो 1365 को हमने भाग किया 1305 से, तो उसका टेबल हमने एक बार पढ़ा और शेष आ गया 60। अब हम 1305 को 60 से भाग कर रहे हैं।
तो 60 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा? 21। और शेष क्या मिला हमको? 45। अब हम 45 से भाग करेंगे किसे? 60 को। तो अगर मैं 60 को भाग करता हूं 45 से, तो 45 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा और मुझे मिल जाएगा शेष 15। अब मैं 45 को 15 से भाग करूं तो 15 या 45 और ये आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि इनका जो एचसीएफ है, किसका किसका? 1305 और 1365 का। तो एचसीएफ 1305 और 1365 इनका मिल गया मुझे 15। अब ये जो हमने एचसीएफ निकाला है इन दोनों नंबर का, इसका और जो बाकी का नंबर बचा हुआ उनका भाग किया जाएगा। चलो अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं और यहां पे दूसरा में अगर मैं, चलो यहां पे डायरेक्ट ही हम करते हैं, इसके नीचे ही कर देते हैं। तो यहां पे अगर मैं 1530 को 15 से भाग करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 15 छोटा है, 1530 बड़ा है। तो 1530 कितनी बार में आएगा? 102 बार में। और आपका शेष मिल जाएगा 0। एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। और ये जिससे आप भाग करते हो उसी को हम एचसीएफ कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका एचसीएफ 1305, 1365 और 1530, इन तीनों का 15 मिल जाएगा। तो अब हम आगे दूसरा सवाल करते हैं प्रश्नावली 1.1 का। तो प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है, यदि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के स्वरूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। राइट, ये आपको प्रश्न दिया गया है। चलो हम बाद में आते हैं कि पूर्णांक ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में कैसे निकालेंगे, वो हम बाद में सोचते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए सम संख्या किसको कहते हैं और विषम संख्या किसको कहते हैं। तो सम संख्या हम उसे कहते हैं जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी नंबर्स होते हैं, उन सबको हम सम संख्या कहते हैं। या अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो जो 2 के पहाड़े में आते हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या हम किसे कहेंगे? विषम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, या ऐसा कह सकते हो कि जिसके इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 आए, उन सबको हम विषम संख्या कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसी तरह से निकालेंगे कि कौन सा सम संख्या और कौन सा विषम संख्या है, और फिर उसे हम 6q+1, 6q+2 और 6q+5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका हल कैसे हम करेंगे? तो यहाँ पे आपको 6q+1 के स्वरूप में निकालना है, इसलिए आप b यानी जिससे आप भाग कर रहे हो उसे आप 6 सपोज कर लो। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तथा b बराबर 6। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि हम इस पर यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का उपयोग कर देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप इसका उपयोग करते हो, तो बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग करते हैं तो कुछ हमें शेषफल मिलता है और कुछ हमें भागफल मिलता है। तो अगर मान लो कि मैं a को b से भाग कर रहा हूं, b मतलब हो गया हमारा 6। अगर मैं b को भाग कर रहा हूं तो सपोज करो कि हमें q बार पढ़ रहे टेबल, तब जाके और उसमें हम r प्लस कर देते हैं। और जो r का मान होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। इसका मतलब r क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। राइट, तो ये सभी संख्याएं हो सकती हैं।
अब इसमें से पहले हम ऐसी संख्याएं निकाल देंगे। अब बारी बारी से हम एक बार r का मान 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, 4 5 इस तरह से हम 1 बाई 1 रखेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि सम संख्या हम किसको कहते हैं। तो 0 2 4 6 ये जो नंबर्स आते हैं इकाई अंक पर, उन सभी को हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या को पहले हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमें साबित क्या करना है कि विषम संख्याएं ही इस स्वरूप में होती है, सम संख्याएं नहीं। तो हम इसमें से सम संख्या को निकाल देते हैं। तो यहां से अगर मैं सिलेक्ट करूं तो यदि r बराबर 0 तो आपको मिलेगा a बराबर 6q, राइट। यदि r बराबर 1 तो आपको मिलेगा a बराबर 6q प्लस 2। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3q प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं r बराबर 3 लो, सॉरी क्योंकि हम सम संख्या प्रूव कर रहे हैं तो 4 लेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो 3q प्लस 2 मिल गया। अब इन सभी नंबर्स को अगर आप चेक करो तो देखो यहाँ पे ये 6q है, इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आता है। इसमें से 2 आपने कॉमन लिया है, इसका मतलब ये भी 2 के पहाड़े में आता है। यहाँ पर भी आपने 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब ये भी 2 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सभी जितनी भी संख्याएं हमने यहाँ पर लिया है, ये सभी संख्याएं सम है। तो सम संख्या का तो हमें साबित ही नहीं करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये सभी संख्याएं सम संख्या है। क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। राइट। अब हम देख लेते कि जो नंबर बचा हुआ है वो कौन कौन से नंबर है। तो यदि हम r बराबर ले लेते हैं, यदि r बराबर हम एक बार ले लेते हैं 1, एक बार 3 और एक बार 5, राइट। तो अगर आप r बराबर 1 लेते हो तो आपको मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस 1। अगर आप r बराबर 3 लेते हो तो a बराबर मिल जाएगा आपको 6q प्लस 3। और अगर r बराबर आप 5 लेते हो तो आपको मिल जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। और ये सभी संख्याएं देखो, इसमें से 2 कॉमन तो आ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये 2 के पहाड़े में आते नहीं हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। और ये सभी संख्या विषम संख्या है, और ये जिस स्वरूप में हमें साबित करना था उस स्वरूप में आ गई है। ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये सभी संख्याएं विषम है। ये सभी संख्याएं विषम है क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। नहीं होती, राइट। ये सभी विषम संख्याएं नहीं होती है। तो ये हमें जितनी भी विषम संख्याएं हैं सभी क्या हो गई, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के स्वरूप में हो गए। इसलिए कोई भी विषम संख्या, कोई भी धनात्मक विषम संख्या सिक्स क्यू प्लस
1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के स्वरूप में होती हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि दोनों संख्याओं की अधिकतम संख्या अगर आ जाता है, देखो कोई भी अगर आपको ढूंढना है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है प्रश्न में से, तो 2 वर्ड आप याद रखो। अधिकतम यानी ज़्यादा वाली बात की जाए तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और अगर कम की बात की जाए तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे बोला गया है अधिकतम ज्ञात करो। अधिकतम ज्ञात करो का मतलब क्या हो गया, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया गया है 616 और 32, और 616 और 32 का अगर हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं तो हमें इनका एचसीएफ जो कितने संख्या है उस समूह में वो हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं कि 616 और 32 इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। और एचसीएफ आप ज्ञात करना अभी आपने सीखा हुआ है यूक्लिड्स प्रमेय का उपयोग करके, राइट। तो यूक्लिड्स प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अगर आप ज्ञात करते हो तो आप क्या करोगे, 616 को 32 से भाग करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम 616 को 32 से भाग कर देते हैं। 616 भागे 32। अब अगर आप 32 का पहाड़ा 19 बार पढ़ोगे, राइट, तब जाके आपको इसमें से 608 मिलेगा। कितनी बार मिलेगा, 608 मिलेगा 19 बार में। तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो ये मिल गया आपको 8 और ये दोनों 0 हो गए। अब हम 8 से भाग करेंगे 32 को। 32 को हम 8 से भाग कर देते हैं, और 8 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ते तो 32 मिल जाएगा। तो 8 चौक 32, 0 0, राइट। तो इस तरह से आपको फाइन हो गया। अब इसे हम एक लाइन स्वरूप में लिख देते हैं कि 616 को हमने भाग किया 32 से, 19 बार पहाड़ा पड़ा, तब जाके हमें 8 शेष मिला। और फिर हमने 32 को भाग किया 8 से, 4 बार पहाड़ा पड़ा, तब हमें मिल गया 0। तो इस तरह से आपको 0 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 जो है वो आपका एचसीएफ है। तो एचसीएफ अगर आप ज्ञात कर लेते हो, राइट, तो एचसीएफ 616 और 32 इन दोनों का 8 मिल गया है। और हमें ज्ञात करना था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वो है 8। तो इस तरह से सवाल कोई भी आपको दिया गया हो सवाल, उसमें अगर अधिकतम या न्यूनतम या कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बोला जाए तो आप इन वर्ड का यूज करके ज्ञात कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो मान लेते कि कोई एक संख्या हमें धन पूर्णांक दिया गया है, माना कि
कोई धन पूर्णांक संख्या ए है तथा b बराबर हम 3 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 3m में प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने 3 ले लिया। अब अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका अनुसार, तो अगर आप इसका उपयोग करते हो तो आपको मिलेगा क्या, a बराबर 3q प्लस r, और r का मान आप जानते हो हमेशा ये b से कम होता है, तो b से कम कौन कौन सा नंबर आएगा, 0, 1 और 2, राइट। अब इसमें हमें बोला गया है कि अगर हम ये तीनों नंबर अलग अलग रखते हैं तो एक बार हमें 3q मिलेगा, एक बार 3q प्लस 1 मिलेगा और एक बार 3q प्लस 2 मिलेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसका वर्ग भी करना है, जो भी नंबर हमें मिलता है उसका हमें वर्ग भी करना है। तो यहाँ पे मैं वर्ग करने के लिए इसके 3 नंबर मिलेंगे, इसलिए हम 3 पार्ट कर देते हैं। और पहला हम ले लेते हैं कि यदि r बराबर 0 है तो क्या मिलेगा हमें, यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 3q, राइट। और 3q आपको मिल गया। अब बोला गया इसका वर्ग करो, तो हम दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं। जब आप इसका वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा क्या, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। आपको 3m के स्वरूप में प्रूफ करना है, साबित करना है, तो आप करोगे क्या, इसमें से 3 कॉमन लो, तो इसमें से 3 अगर कॉमन लेते तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, और इस 3q स्क्वायर को हम m मान लेंगे, जिससे आपको मिल जाएगा 3m। और जो यहाँ पे आपका m लिया है आपने, वो एक धन पूर्णांक संख्या है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया गया है। अब दूसरा हम ले लेते हैं r बराबर 1। यदि r बराबर 1 है तो हमें a क्या मिलेगा, तो a हमें मिल जाएगा 3q प्लस 1, और बोला गया इसका वर्ग करो, तो दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं। अब अगर आप इसका वर्ग करते हो तो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला पहले मैं लिख दूं, a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन निकाल देते हैं, तो 3 कॉमन निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। और अब आप यहाँ पे जो ब्रैकेट में आपको मिला है उसे आप मान लो m। तो अगर आप इसे m मानते हो तो आपको मिलेगा क्या, अगर आप इसे m मानते हो तो आपको मिल जाएगा 3m प्लस 1, और जो m है वो क्या है, कोई धन पूर्णांक संख्या है। इसी तरह से अब हम तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा आपको क्या दिया गया है, यदि r बराबर हम 2 ले लेते हैं, यदि